हेलो हेलो एवरीवन। कॉमर्स तुम्हें प्रणाम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आरबीआई की सीरीज़ चल रही है लगातार और धीरे धीरे हम लोग अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को हम स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक तरीके से बढ़ाते जा रहे हैं, जिसमें अपार स्नेह और प्रेम आपका लगातार मुझे बढ़ चढ़ कर प्राप्त हो रहा है। उसके लिए मैं दिल से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि क्लियरिंग हाउस पे बच्चे बहुत ज़्यादा थोड़ा पज़ल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। तो आज क्लियरिंग हाउस को ही हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। वैसे इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है कि स्टेप बाय स्टेप अगर आप लोग पढ़ेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। पहले पढ़ लेंगे, फिर मैं आपको एग्जाम्पल की तरह समझा दूंगा। फिर आज के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है कि समाज शोधन करें क्या क्या चीज़ होती है। देखिए, कह रहा है कि एज ए फंक्शन ऑफ क्लियरिंग हाउस, हालांकि हम जानते हैं कि फंक्शन ऑफ आरबीआई को हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें पहला फंक्शन सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन, या मॉनेटरी फंक्शन के तौर पे हम एक फंक्शन एज ए फंक्शन ऑफ क्लियरिंग हाउस पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पहली लाइन कहता है क्षमा शोधन गृह से अभिप्राय इस स्थान से जब बैंक आपसी लेन देनों का निपटारा करते हैं। देखिए, शब्द पकड़ लीजिएगा, आपसी लेन देन, यानी ऐसी जगह, ऐसा स्पेस जहाँ आपसी लेन देन का निपटारा किया जाता हो। बाद में डिस्कशन करेंगे, पॉइंट पकड़ते जाइएगा। सभी बैंकों का खाता आरबीआई के पास होता है। ये अच्छी बात है, क्योंकि एपेक्स बैंक में, बैंकों के बैंक में पीछे हमने पढ़ा था कि सभी बैंक, चाहे वो शेड्यूल बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, पब्लिक बैंक हो, कॉमर्शियल बैंक हो, नॉन कॉमर्शियल बैंक हो, क्षेत्रीय बैंक हो, रीजनल बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक हो, सबका जो अकाउंट्स मेंटेन करता है वो आरबीआई करता है। तो ये कह रहा है बैंकों का खाता आरबीआई के पास होता है, इसलिए विभिन्न बैंकों के एक दूसरे से संबंधित चेक, ड्राफ्ट का एडजस्टमेंट समाज शोधन गृह में होता है। दूसरी बात हमारी पकड़ में आई कि इन समाज शोधन गृह में, इन क्लियरिंग हाउस में क्या होगा, चेक और ड्राफ्टों से संबंधित कुछ बातें होने वाली है। कह रहा है कि इसमें एक तो धन का हस्तांतरण केवल लेखे या प्रविष्टि के द्वारा सरलता से हो जाता है। इसका मतलब ये कह रहा है कि चेक और ड्राफ्टों का जो भी ट्रीटमेंट होगा वो एक एंट्री के माध्यम से हो जाता है। दूसरा कह रहा है कि इसमें रियलाइजेशन में कम समय लगता है, वसूली में कम समय लगता है। ठीक है, समाज शोधन गृह की व्यवस्था स्वयं रिजर्व बैंक करता है। तो हम जानते हैं कि क्लियरिंग हाउस जो बनाए जाते हैं वो रिजर्व बैंक के द्वारा ही बनाए जाते हैं। जहां आरबीआई की शाखाएं नहीं होती है वहां पर क्लियरिंग हाउस का संचालन स्टेट बैंक के द्वारा किया जाता है। बड़ी अच्छी बात पकड़ में आ रही है कि अगर आरबीआई नहीं है तो आरबीआई की जगह कौन काम करेगा, स्टेट बैंक को। और कहीं अगर स्टेट बैंक भी नहीं है तो फिर इस काम को कौन करेगा, तो का स्टेट बैंक के ना होने पर यह कार्य आरबीआई के एजेंट के रूप में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा किया जाता है। यानी कि अगर स्टेट बैंक, पहले तो आरबीआई देखना है उस शहर में है या नहीं है। आरबीआई नहीं है तो फिर एसबीआई काम करेगा। अगर एसबीआई भी नहीं है तो किसी भी बैंक को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, केनरा बैंक, कोई सा भी बैंक हो उसके द्वारा ही काम कराया जा सकता है। देश में कुल कितने क्लियरिंग हाउस हैं इस समय? 860 क्लियरिंग हाउस। चलो इसको हम बाद में डिस्कस करते, पहले समझ लेते हैं। देखो, ये क्या कहना चाह रहा है कि कोई भी क्लियरिंग हाउस है, तो सपोज करिए कि क्लियरिंग हाउस का मतलब क्या कह रहा है कि एक ऐसी जगह, एक ऐसा प्लेस जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा बैंकों का चेक या बैंक ड्राफ्ट का बिना फिजिकल ट्रांसफ़र के हम लोग अगर उसका एडजस्टमेंट कर देते हो तो उसे क्लियरिंग हाउस बोलते हैं। जैसे कोई एक क्लियरिंग हाउस है, मान लीजिए ये एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, या आरबीआई मान लेते हैं, ठीक है, आरबीआई होगा या स्टेट बैंक होगा। अब एक बैंक है हमारे पास इधर, पंजाब नेशनल बैंक सपोज कीजिएगा, और एक दूसरा बैंक है हमारे पास, मान लीजिए केनरा बैंक, ठीक है। दो बैंक हमारे पास है, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक के पास एक कस्टमर आया, कस्टमर ने एक चेक या ड्राफ्ट जमा किया, सपोज करो चेक जमा किया। वो जो चेक है वो केनरा बैंक का चेक है और जमा कर दिया उसने पीएनबी में, क्योंकि उस कस्टमर का अकाउंट पीएनबी में है और उसे किसी पार्टी से पैसा मिला है। जो पार्टी है उस पार्टी का पैसा केनरा बैंक में जमा है, यानी वो अकाउंटिंग डीलिंग केनरा बैंक से करता है। तो उस पर्सन ने उस बंदे को चेक दिया, ठीक है ना। मान लीजिए ये बी है और ये ए है, ठीक है ना। बी का अकाउंट केनरा बैंक में है और ए का अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है। ए और बी आपस में लेन देन करते हैं, बिजनेस डीलिंग करते हैं। तो बी ने ए को पैसा दिया, तो बी ने जब ए को पैसा दिया तो चेक के थ्रू दिया, तो चेक जो देगा वो केनरा बैंक का देगा, क्योंकि उसके पैसे केनरा बैंक में जमा है। ए का पैसा केनरा बैंक, ए को केनरा बैंक का चेक मिल गया। अब ए का अकाउंट केनरा बैंक में नहीं है, तो ए ने इस चेक को किस में लगा दिया, अपने बैंक में लगा दिया, पंजाब नेशनल बैंक में लगा दिया, ठीक है। अब ए ने
अपने अकाउंट में पैसा लगा दिया पंजाब नेशनल बैंक में। अब पंजाब नेशनल बैंक क्या काम करेगा, देखिए एक तरीका तो क्या है कि पंजाब नेशनल बैंक जो है केनरा बैंक के पास जाए, कहे भैया भैया एक पार्टी का चेक आया है तुम्हारे उसके यहाँ अकाउंट है, उसके अकाउंट में से पैसे निकालो और वो पैसे मुझे दो। वो पैसे लेगा और फिर यहाँ से लेके आएगा और इस व्यक्ति के अकाउंट में पैसे जमा कर देगा, फिर फ़ोन करेगा। ठीक है, एक डीलिंग तो ये है। इसमें प्रॉब्लम दो आएंगी, एक तो आने और जाने में टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, दूसरा क्या होगा कि बीच में पैसे लुटने की संभावना रहेगी, तीसरा जो है रियलाइजेशन में टाइम बहुत लगेगा, वसूली में बहुत टाइम लग जाएगा ऐसा करने से। और अगर ऐसी चेक आते रहे तो भागा दौड़ी में मैन पावर हमें ज़्यादा चाहिएगी, मेंबर हमारे ज़्यादा चाहिएंगे। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए आरबीआई कहता है कि तुम्हारा अकाउंट भी मेरे पास है भाई, केनरा बैंक तुम्हारा अकाउंट भी मेरे पास है, दोनों का अकाउंट मेरे पास है। ठीक है, और दोनों को डील मैं ही करता हूँ, आप लोग मुझे 6% जमा करते हो, 6% मैं रखता हूँ, वो हम CRR SLR में हम लोग वगैरह पढ़ेंगे, दोनों का अकाउंट मेरे पास है। तो इन्होंने क्या काम करा कि PNB, क्योंकि अब सब इंटरनेट के थ्रू काम होता है, तो PNB ने क्या काम करा, तुरंत जो है वो वाला चेक जो है अपने इंटरनेट के थ्रू केनरा बैंक के नाम से डेबिट कर दिया। तो ये इन्फॉर्मेशन आरबीआई को मिल गई होगी। तो आरबीआई क्या कह रहे हैं कि PNB भैया, इनका दोनों का अकाउंट ही है, PNB से कहा कि आप तो अपने अकाउंट में पैसे जमा कर लीजिएगा और केनरा बैंक आपके अकाउंट्स में मैंने माइनस कर दिया है। फिर दोबारा समझ लीजिएगा, आरबीआई के पास दोनों का अकाउंट होगा, तो यहीं से बैठे बैठे ही इंटरनेट के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से इन्होंने PNB के अकाउंट्स में तो पैसे जमा कर दिए और केनरा बैंक के अकाउंट में से पैसे माइनस कर दिए, एंट्री पास करके एक एंट्री पास कर दी जिसमें जो है PNB का अकाउंट प्लस हो गया और केनरा बैंक का माइनस हो गया। ठीक है, बस हो गया ना, इनको PNB को केनरा बैंक के पास जाना पड़ेगा, ना केनरा बैंक को PNB के पास जाना पड़ेगा, इंटरनेट के माध्यम से दोनों का अकाउंट सेटल हो जाएगा और पार्टी के पास कहता आ जाएगा। दिस इज़ ए क्लियरिंग हाउस, इसको हम लोग बोलते हैं क्लियरिंग हाउस। अगली बार सपोज करो उल्टा कर लेते हैं हम लोग कि केनरा बैंक में PNB का चेक पहुंचा, केनरा बैंक में PNB का चेक पहुंचेगा, तो अब की बार आरबीआई क्या काम करेगा, आरबीआई केनरा बैंक के अकाउंट को प्लस कर देगा और PNB के अकाउंट को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। साल में या महीने में या दिनों में ये बाद में एडजस्ट कर लेंगे, किसका कितना माइनस प्लस हुआ वो एडजस्ट बाद में कर लिया जाएगा। तो ये जो होता है दैट्स कॉल्ड आर क्लियरिंग हाउस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लियरिंग हाउस बोलते हैं, समाशोधन गृह करते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि बैंकों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है और कोई सा भी चेक किसी भी बैंक का किसी भी जगह एडजस्ट हो सकता है, ये काम करा जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं समाशोधन गृह, इसको हम लोग बोलते हैं क्लियरिंग हाउस। आई होप आपको बेटर तरीके से समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ क्लियरिंग हाउस, क्लियरिंग हाउस क्या होता है, समाशोधन गृह क्या होता है। समाशोधन के नाम से ही है समाशोधन, ठीक है ना, यानी कि जहाँ पर आपस की लेन देन को एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर दिया जाता है बिना फिजिकल ट्रांसफ़र के, उसको हम लोग समाशोधन गृह कहते हैं। तो पढ़ लीजिएगा, आप देखिए, अब समझ में आ जाएगा। समाशोधन से कैसे विरोध, जहाँ बैंक आपसी लेन देन का निपटारा करता है। देखिए आपसी लेन देन हुए, चेक जो थे आपस के लेन देन को निपटारा कर लिया। सभी बैंकों का खाता आरबीआई के पास होता है, इसलिए विभिन्न बैंकों के एक दूसरे समय चेक ड्राफ्ट आदि का समय समाशोधन गृह में हो जाता है। चेक और ड्राफ्ट की बात कर रहा है, एक तो धन का हस्तांतरण केवल लेखे या प्रविष्टि के द्वारा हो जाता है, दूसरा वसूली में समय कम लगता है। समाशोधन गृह की व्यवस्था स्वयं रिजर्व बैंक करता है, हम जान चुके हैं। जहाँ आरबीआई की शाखा नहीं है वहाँ पर स्टेट बैंक के द्वारा किया जाता है, जहाँ स्टेट बैंक भी नहीं है वहाँ पर आरबीआई कोई राष्ट्रीयकृत कोई नेशनलाइज बैंक को नियुक्त कर देता है। देश में कुल 860 समाशोधन गृह हैं, 860 क्लियरिंग हाउस है पूरे कंट्री में, जिसमें 14 जो आरबीआई द्वारा व्यवस्था की जाती है और 6 की व्यवस्था कोई नेशनल बैंक द्वारा। नेशनलाइज बैंक कौन सी भी हो सकते हैं, चाहे वो PNB हो, चाहे वो इलाहाबाद बैंक हो, केनरा बैंक हो, सिंडिकेट बैंक हो, कोई से बैंक हो सकते हैं। और बचे हुए 840 की व्यवस्था जो की जाती है SBI के द्वारा की जा रही है। ये सूचना हो सकती है कि पुरानी हो गई हो, आप नई इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के माध्यम से जानकारी कर सकते हैं, लेकिन जो मुझे विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी पता चली है उसके हिसाब से कुल हमारे इंडिया में 860 क्लियरिंग हाउस हैं, जिसमें से आपको ध्यान रखना है कि 14 की व्यवस्था आरबीआई करता है, ठीक है, कौन करता है, आरबीआई करता है, और 6 की व्यवस्था नेशनल बैंक करते हैं, और जो बचे हुए तुम्हारे पास रह गए, यानी कितने बचे रह गए, 840 की व्यवस्था वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो 840 और 6 846 और 14 आपके 860, इस तरीके से व्यवस्था की जाती है। ये क्लियरिंग हाउस के बारे में होता है। आई होप आपको बेटर समझ में आ गया होगा।
ठीक है। क्लियरिंग हाउस आज के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। इसमें टेक्निकल और थ्योरेटिकल दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। मुझे आशा है कि आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप अपने दोस्तों में, अपने जितने भी फ्रेंड सर्किल है उस शेयर कीजिएगा, ज्ञान का लाभ उठाइएगा आप लोग। और ईश्वर से इसी प्रार्थना के साथ आपका भविष्य उज्जवल हो और आज का दिन बहुत शुभ हो, सफलताएं आप अर्जित करें। इसी कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कल पुनः मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।